हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का स्वागत है। अभी 2 अगस्त को आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, तो उस पेपर में कुछ इंग्लिश के 10 सवाल आए थे करीब-करीब, उनके सॉल्यूशंस करवाने के लिए मैं दारित्र चौहान यहाँ पे आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 131st क्वेश्चन से। 131st क्वेश्चन है, आई विल लुक इनटू द मैटर द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स। लुक इनटू का मतलब इसमें हमें बताना है कि इस लुक इनटू का पर्यायवाची या लुक इनटू का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम इसमें देखें आंसर में, तो रिगार्ड तो लुक इनटू का मतलब नहीं होता। लुक इनटू का बेसिकली मतलब इम्प्रूविंग नहीं होता है। लुक इनटू का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेट करना। अगर मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएँगे। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस मैटर के अंदर देखता हूँ या इस मैटर के अंदर क्या है मैं वो देखता हूँ, तो उसका मतलब वही होगा कि मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूँगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 132। इसमें हमें वॉइस चेंज करनी है। वॉइस चेंज करनी है इस सेंटेंस की, पीपल विल सून फॉरगेट इट। पीपल विल सून फॉरगेट इट का मतलब है कि लोग एक चीज को जल्दी भूल जाएंगे या उस चीज को जल्दी ही भूल जाएंगे। तो अब अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें इसमें, तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि पीपल विल बी सून फॉरगॉटन बाय इट, जिसका मतलब बिल्कुल भी इससे मैच नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि लोग जो हैं वो किसी चीज के द्वारा भुला दिए जाएंगे। हमें वॉइस चेंज करने में मतलब नहीं चेंज करना होता है सेंटेंस का, सिर्फ और सिर्फ तरीका चेंज करना होता है, बल्कि मतलब वही सेम रहना चाहिए। अगर हम देखें सेकंड को, इट विल फॉरगेट द पीपल सून, फिर से वही वाली बात जो फर्स्ट सेंटेंस वाली बात थी कि फर्स्ट सेंटेंस का जो मतलब है एग्जैक्टली वही सेम सेंटेंस का मतलब है। ये एक दूसरे की चेंज्ड वॉइस है ये। अगर मैं इट विल फॉरगेट द पीपल सून की चेंज वॉइस बोलता तो फर्स्ट सेंटेंस आंसर होता, बट की पर यहाँ पे हमसे इसकी वॉइस चेंज करने को बोला है, तो अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें है कि इट विल सून बी फॉरगॉटन बाय द पीपल। हम देखेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि वो जो चीज़ होगी वो जल्द ही लोगों के द्वारा भुला दी जाएगी। तो थर्ड आंसर ही है सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट। फोर्थ तो देखेंगे ही नहीं फिर, जब थर्ड आ चुका है आंसर। Moving on to the next question, 133rd. Change to direct speech. Alice exclaimed that she was very clever. ये सवाल अच्छा है, इसमें हमें देखना पड़ेगा। इसमें हमें 2 चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा कि एक तो यहाँ पे exclaimed लिखा हुआ है और यहाँ पे very लिखा हुआ है। लोग इस पे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और 1 आंसर टिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने कर रखा है। अगर हम देखेंगे इसमें तो 1 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन तो यूज़ किया है उसने, ओ वर्ड यूज़ किया है। पर यहाँ पे उसने वेरी वर्ड यूज़ नहीं किया है, जो कि होना सेंटेंस में ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली सिर्फ़ स्पीच चेंज करनी है, हमें उसमें से वर्ड्स नहीं हटाने। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस आंसर नहीं हो सकता। सेकंड हम देखेंगे तो सेकंड कंप्लीटली सेंस बैठाता है। एक्सक्लेमेशन भी है इसमें, इसमें वेरी वर्ड भी यूज़ किया है, तो सेकंड आंसर हो सकता है। हो सकता है थर्ड भी हो सकता है फोर्थ भी हो। देख लेते हैं एक बार थर्ड और फोर्थ भी। थर्ड जो है उसमें है कि एलिस सेड ब्रावो आई एम सो क्लेवर। इसमें पहली बात तो वर्ड चेंज कर दिया गया है, वेरी की जगह यूज कर सो कर लिया गया है यूज। और अगर देखें एक्सक्लेमेशन तो ब्रावो जनरली खुद की तारीफ करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। फोर्थ सेंटेंस जो देखेंगे उसमें हम एक चीज मिसिंग देखेंगे जो कि है एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मिसिंग है, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, इससे मूव ऑन कर जाएंगे। आंसर हमारा 2 हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 134th क्वेश्चन में हमें बताना है द सिनोनिम ऑफ कंसिडरेट इज नॉट। मतलब कंसिडरेट का हमें पर्यायवाची नहीं बताना। मतलब इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन कंसिडरेट का पर्यायवाची नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कंसिडरेट का मतलब केयरफुल होता है, अटेंटिव भी होता है और हेल्पफुल भी होता है। तीनों पॉजिटिव वर्ड होते हैं। जबकि जब अगर हम केयरफुल का आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो भी यही आएगा, मतलब केयरफुल वगैरह सब। और इसका नेग्लिजेंट आंसर होगा, क्योंकि नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। तो आंसर फर्स्ट ही होगा इसका, क्योंकि हमें पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, तो फर्स्ट इज आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू 135th क्वेश्चन, इट इज अ फिल इन द ब्लैंक। हाउ डैश यू ओपन माय लेटर। इसमें मेरे को डाउट लगा था पहले, फिर बाद में मैंने देखा तो इट्स इजी, मतलब इट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, डम्ब है काफी, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आंसर होगा डेयर। क्यों होगा वो भी बता देता हूँ। हाउ मे यू ओपन माई लेटर में हमेशा जनरली कोई चीज मांगने के लिए या कोई रिक्वेस्ट प्लेस करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उससे, हम एक उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब उसे देना होगा। यहाँ पे मैं इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि ये रिक्वेस्ट नहीं है, इससे हम सवाल कर रहे हैं प्रॉपर।
नीड में भी वही वाली बात है, हम कोई चीज़ माँग नहीं रहे हैं, हम नेगेटिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें उससे सवाल पूछा है एंड ही हैज़ टू एक्सप्लेन हिज़ आंसर। डेयर यूज़ इसलिए होगा क्योंकि डेयर का मतलब होता है हिम्मत। तो अगर मैं इसमें डेयर पुट करूँगा तो सेंटेंस का मतलब बनेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लेटर खोलने की? तो इसलिए डेयर वर्ड यूज़ होगा, दैट इज़ द आंसर। 136th क्वेश्चन देखेंगे, शी ऑलवेज़ डैश एन अम्ब्रेला। यस क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो है कि हमें फ़ोकस करना है कि अम्ब्रेला जो है वो सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ सकता था कैरी का, जो कि कैरी ही आना चाहिए था, बट ये पहली बात तो इसलिए सिंगुलर होने की वज़ह से कैरीज़ यूज़ किया जा सकता है, या फिर अगर कैरी ऑप्शन होता और ये प्लूरल होता तो वो ही बेस्ट आंसर होता। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैरीज़ आंसर कैसे होगा। हमेशा जब भी कोई हैबिट होती है किसी जने की या कोई आदत होती है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में कंसीडर की जाती है, किसी और चीज़ में नहीं कंसीडर की जाती है। तो 136th क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये उस लड़की की आदत है। तो हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, कैरीज़ इज़ द ओनली वर्ड यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। हैव कैरीड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, हैड कैरीड इज़ पास्ट परफेक्ट, दिस इज़ फ्यूचर। ये तो मतलब 2 वर्ड्स कभी साथ में यूज़ किए ही नहीं जा सकते। ये तो सेंस ही नहीं बनाते हैं 2 वर्ड साथ में कभी भी। ये दोनों अलग टेंस के हैं, हमें हमेशा हैबिट के लिए प्रेज़ेंट यूज़ करना होता है। कैरीज़ कुड बी द ओनली आंसर। अब इसमें 137th क्वेश्चन देखते हैं, ओनली डैश ऑफ दीज़ आर गुड। ओनली यूज़ किया है तो हमेशा ओनली यूज़ किया है तो मतलब आप खुद समझ जाइए कि कम क्वांटिटी है कोई, या अगर कोई क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो जो भी चीज़ है वो कम ही है। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे मच और मैनी, मच और मैनी दोनों ज़्यादा क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। मच जो होता है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, मैनी भी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अ फ्यू इज़ द ओनली ऑप्शन जो कि ओनली के साथ यूज़ किया जा सकता है। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज़ आर गुड, यही सेंटेंस का सेंस बनेगा। बाकी किसी भी वर्ड को आप ऑप्शन को फिट करके देख के हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, इसलिए आंसर अ फ्यू होगा। 138 क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज डैश नोटिस से? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर एन हो सकता था अगर ये नोटिस एन से स्टार्ट नहीं होता या कोई वॉवल से स्टार्ट होता, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता जो कि वर्ब से स्टार्ट होता, ओ वर्ब नहीं, सॉरी माय बैड अगेन, वॉवल से स्टार्ट होता कोई नाउन यहाँ पे अगर वॉवल से, तो हम एन यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे नाउन है जो कि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे एन यूज नहीं कर सकते। अब इसमें सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, दैट, व्हाट डज दैट नोटिस से? तो इसमें दैट यूज किया जा सकता है, बट अगर आप थर्ड और फोर्थ सोच रहे होंगे तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, अ लिटिल और मच जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज किया जाते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में देखा है, चारों ऑप्शन क्वांटिटी के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें फर्क बस ये है, अ लिटिल कम क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, मच ज्यादा क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, और दोनों क्वांटिटी के लिए यूज किए जाते हैं। और इस क्वेश्चन में वो हमसे क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर दैट होगा। 139th क्वेश्चन पे चलते हैं, डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम। ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि इसमें मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल वाला जो कंसेप्ट अभी इस वाले क्वेश्चन में बताया था अम्ब्रेला वाले में, वो कंसेप्ट 139th क्वेश्चन में लगेगा। आप देखिए इसमें, इसमें जो है डूइंग द कुकिंग, इट इज प्रेजेंट टेंस एंड कुकिंग इज अ सिंगुलर टास्क। कुकिंग के कॉमा लगा के 2-3 टास्क और होते अगर, या कुकिंग के सिवाय वो कुछ और भी करता तो हम बिसाइड यूज करते, पर यहाँ पे वो सिर्फ कुकिंग कर रहा है इसलिए हम बिसाइड्स यूज करेंगे। तो हम, मैंने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आपको क्लियर कर दिया है कि टास्क जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम हमेशा प्लूरल वाला वर्ब चुनेंगे, तो बिसाइड्स यूज किया जाएगा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कुकिंग के बाद कॉमा लगा के हेल्प टॉम तो लिख रखा है, बिसाइड्स 2 टास्क को कंपेयर करने के लिए या साथ में, सॉरी कंपेयर नहीं, साथ में जोड़ने के लिए ही लिखा जाता है। तो 2 टास्क तो होने जरूरी ही हैं बिसाइड्स यूज कर रहे हैं अगर हम, पर 2 से ज्यादा भी अगर हो जाते तो हम बिसाइड वर्ड यूज करते। अगर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, आप पुट करके भी देख सकते हैं। विद डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम, कुकिंग के साथ मैं टॉम की मदद करता हूँ, वो बिसाइड्स वर्ड का मतलब होगा। ये आपको हिंदी के ट्रांसलेशन में सुनने में सही लग रहा है, बट मैं एग्जैक्टली उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी में क्योंकि वो उसका सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बन रहा है, इसलिए। अगर ऑल्सो की बात करें तो ऑल्सो यूज किया जा सकता था अगर,
अगर ये फिल इन द ब्लैंक जो यहाँ पे है, ये फिल इन द ब्लैंक, ये आई के बाद लगा हुआ होता तो ऑल्सो यूज़ किया जा सकता था। ऑल्सो स्टार्टिंग में सेंटेंस की यूज़ नहीं किया जा सकता। हमेशा ये हमेशा ये उस वर्ब के पहले लगता है, सेकंड वर्ब के या कोई भी सेकंड एक्टिविटी के पहले लगता है। तो अगर आप देखेंगे ऑल्सो अगर हम स्टार्टिंग में लगा देते सेंटेंस की, कुकिंग के साथ-साथ मैं टॉम की मदद करता हूँ। हाँ, ये अभी फिर से वही वाली बात की विद और ऑल्सो आपको सुनने में सही लग रहे हैं। बट इसका ये मतलब होता अगर मैं ऑल्सो आई के बाद लगाता, कुकिंग भी डूइंग द कुकिंग आई ऑल्सो हेल्प टॉम। कुकिंग करता भी हूँ और टॉम की भी मदद करता हूँ। इसका सेंटेंस ऑल्सो अगर आई के बाद फिल इन द ब्लैंक होता और वहाँ ऑल्सो लगता, तो इसका आंसर ये होता। पर ये ऑल्सो नहीं होगा क्योंकि ब्लैंक वहाँ पे नहीं है, ब्लैंक स्टार्टिंग में ही है, तो सेकंड ही आंसर होगा। 148th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी है। द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश इज़। इस पत्र का अतिशीघ्र जवाब देना है। द लेटर हैज़ टू बी आंसर्ड इमीडिएटली। द लेटर इज़ टू बी इमीडिएटली आंसर्ड एंड दिस लेटर विल बी आंसर्ड इमीडिएटली। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, चौथे ऑप्शन को अभी आप नेगलेक्ट कर दीजिए, मैं बता दूँगा क्यों। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इस दिस ऑप्शन इज़ द बेस्ट प्रेफर्ड आंसर, क्योंकि ये जो हिंदी में सेंटेंस लिखा गया है अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ये उसकी आदत नहीं है या ये काम वो अभी नहीं कर रहा है, उसे ये काम करना है पर प्रेजेंट में ही करना है। तो इसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ किया गया है। हाँ, और इसलिए फर्स्ट सेंटेंस आंसर होगा। मैं सेकंड और थर्ड भी आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। सेकंड इसलिए नहीं होगा, द लेटर इमीडिएटली इज़ टू बी आंसर। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये हैबिट, ये जो है ये इसलिए नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है। इसका सेंटेंस का बेसिकली कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगर आप करके देखेंगे इसे बेसिकली हिंदी में ट्रांसलेट तो वो कुछ और ही मतलब बता देगा। और थर्ड ऑप्शन आप देख लीजिए, अगर आप सेकंड ऑप्शन नहीं होगा तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, तो फोर्थ हम कट कर देंगे इसलिए। अब थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। दिस लेटर विल बी आंसर्ड इमीडिएटली। अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, ये पत्र का जवाब तुम्हें जल्दी मिलेगा। इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है इस वाले सेंटेंस से। इस वाले सेंटेंस में लिखा है कि हमें पत्र का जवाब देना है और इस वाले सेंटेंस में ऐसा लिखा है कि हमें पत्र का जवाब मिलेगा। इसलिए 2 और 3 आंसर नहीं हो सकते। अगर 2 और 3 दोनों में से एक भी आंसर नहीं है, तो 4 भी नहीं हो सकता, तीनों क्रॉस आउट हो गए। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ 1 ऑप्शन है, क्योंकि आंसर हो गया और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों। तो बाकी मैंने आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं देख के उन्हें सॉल्व करवा दूँगा। थैंक यू।